हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक स्टडी किया था कि किस प्रकार से ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज का जो टेबल दिया था वो टेबल में वो किस प्रकार से प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। जहाँ पे भी एक्सेप्शन हमने पढ़ा था वहाँ पे उस एक्सेप्शन का या उस डेविएशन, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे डेविएशन बोलेंगे, तो उस डेविएशन का हमने रीजन भी पता किया था। बाकी हमने 11th में जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एटॉमिक साइज से लेकर आयोनाइजेशन, एंथैल्पी से लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस और डेंसिटी तक, वो सभी का सभी जो ट्रेंड है यहाँ पे हमने पढ़ा। और इफ वहां पे कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन का रीजन भी हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है, कहाँ से, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक के जो एलिमेंट्स है, ये पांचों जो एलिमेंट्स है ये हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, तो यह देखना पड़ेगा हमको यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन। आफ्टर दैट हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो रहेगा वो इनर्ट, मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से ये नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये लोन पेयर का काम करेगा। तो पी के वजह से उसने 3 बॉन्ड बनाया, क्योंकि पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। बट in s orbital they are having 2 electrons and that electrons are in paired state. If the electrons are already in paired state, electrons of valence shell, then that is called as the lone pair. So the electron pair of s orbital is act as a lone pair, और इस lone pair के वजह से ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे? P having 3 electrons unpaired, तो नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाएगा। S having 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, जो कि लोन पेयर का काम करेगा। तो इफ वो जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो ये एक और बॉन्ड बना सकता है, और इस प्रकार से नाइट्रोजन जो रहेगा वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब बात आती है फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, स्ट्रीबाइन और बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ पे है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो नॉर्मल कंडीशन में फॉस्फोरस जो रहेगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ये सभी फॉस्फोरस से लेकर बिस्मथ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, 3 से लेकर 5, मतलब 3 बॉन्ड बनाएंगे ग्राउंड स्टेट में। इनके पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से इफ ये एस का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू डी ऑर्बिटल, देन टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ एस ऑर्बिटल इज 1, total number of unpaired electron with p orbital will be 3, and total number of unpaired electron with d orbital will be 1. इस हिसाब से हम देखते हैं, so total number of unpaired electron will be 5 in excited state, and that's why ये जितने भी एलिमेंट्स है ये 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो अदर देन नाइट्रोजन बाकी एलिमेंट्स के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो 3 बॉन्ड बनाए या तो वो 5 बॉन्ड बनाए। 5 बॉन्ड वाला क्राइटेरिया नाइट्रोजन फुलफिल्ड नहीं करता है, बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये P से लेकर, मतलब फॉस्फोरस से लेकर बिस्मथ जो रहेंगे वो 3 और 5 बॉन्ड बना सकते हैं।
3 बॉन्ड बनाएंगे तो +3 -3 शो करेंगे, और 5 बॉन्ड बनाएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, शो करेंगे। लेकिन ये 5 बॉन्ड तभी बनाएंगे जब वो d ऑर्बिटल को यूज करेंगे। इफ दे यूज द d ऑर्बिटल देन ओनली these elements can make 5 bond, otherwise they make only 3 bonds due to p orbital। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, बाकी सभी जो रहेंगे वो 3 और 5 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन स्टीबाइन और बिस्मथ जो होता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, और इसीलिए वो 5 बॉन्ड की जगह ये 3 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। वही फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो रहेंगे वो 5 बॉन्ड बनाने पसंद करेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद M, इट फॉर्म MH3, वेयर M का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबाइन एंड बिस्मथ। मतलब यहाँ पे जो M लिखा हुआ है, ये M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एक एलिमेंट, चाहे वो नाइट्रोजन रहे या बिस्मथ रहे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है, ये या तो 3 बॉन्ड बनाएंगे या तो ये 5 बॉन्ड बनाएंगे। जब वो 3 बॉन्ड बनाएंगे एट दैट टाइम दे यूज ओनली p ऑर्बिटल। जब ये 5 बॉन्ड बनाएंगे तब ये p ऑर्बिटल भी यूज करेंगे, ये s ऑर्बिटल भी यूज करेंगे, साथ में ये d ऑर्बिटल भी यूज करेंगे। कब? जब वो 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड के हिसाब से लिखा तो क्या होना चाहिए, MH3। M ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे एक और बात लिखनी चाहिए, MH5, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा तो MH3 और 5 बॉन्ड बनाएगा तो MH5। ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तब कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, p। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे लिखने के टाइम पे जब 3 बॉन्ड बनाएगा तब MH3 बना, और जब 5 बॉन्ड बनाए तब MH5 बना। लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली MH3 लिखा है, मैंने MH5 नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक बोलेंगे, सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे MH5 को टाइप नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, MH5 बनेगा ही नहीं, ओनली MH3 बनाएगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, M ने 3 बॉन्ड बनाए ग्राउंड स्टेट में, तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब वो 5 बॉन्ड बनाएगा। तब एक M एक हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, तो वो होना चाहिए MH5। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सोच के देखो, वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे इसका रीजन। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तब p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, किसका, हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन का और उस ग्रुप नंबर 15 के किसी एक एलिमेंट के अनपेड इलेक्ट्रॉन का। तो s और p के बीच में ओवरलैप हो जाएगा। तो s और p के बीच का ओवरलैप जो होता है वो पॉसिबल होता है। लेकिन जब ये 5 बॉन्ड बनाएगा तब sp यूज करेंगे, p भी यूज करेंगे, d भी यूज करेंगे। s और s के बीच का ओवरलैप पॉसिबल है, S और P के बीच का ओवरलैप पॉसिबल है, लेकिन S और D के बीच का ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के साथ, तो हमको MH3 और MH5 में से MH3 ही मिलेगा, MH5 नहीं मिलेगा। इसका पहला एग्जांपल नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इट विल गिव NH3, और यहाँ पे NH3 का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, और ये रहेगा हमारा लोन पेयर।
ठीक है। इफ हम फॉस्फोरस लेते हैं तो हमको मिलेगा PH3। PH3 को हम लोग फॉस्फाइन नाम से जानते हैं, तो आगे भी ये आएगा PH3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फाइन। और ये फॉस्फाइन जो होता है वो हम लोग रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं। तो जब हम लगे इस फॉस्फाइन के बारे में पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे कि इस फॉस्फाइन को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया है, इस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो हमको MH3 फॉर्म में ही मिलेगा। इफ M के जगह में N यूज करेगा तो ये NH3 बनेगा, ये PH3 बनेगा, ये ASH3 बनेगा, ये SBH3 बनेगा और ये BiH3 बनेगा। 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और इसके पास d ऑर्बिटल रहेगा। s और d के बीच का जो ओवरलैपिंग होता है ये फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट पॉसिबल, अलाउड का मतलब होता है पॉसिबल एंड फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट पॉसिबल। तो हमको यहाँ पे इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। हम यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट को यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करे या ना करे वो 3 बॉन्ड तो बनाएगा और वैसे भी हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बनाने की परमिशन नहीं देता है उस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को। और इसीलिए यहाँ पे हर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ही बनाएगा। तो हमको मिलेगा NH3, PH3, ASH3, SBH3 और साथ में हमको मिलेगा BiH3। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है कि NH3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और BiH3 का स्टेबिलिटी सबसे कम है। कोई बात नहीं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के ट्रेंड से पता चल ही जाएगा कि ये ट्रेंड इस प्रकार से क्यों आ रहा है। थोड़ा आप पहले वीडियो को स्टॉप करके सोच के देखो कि अमोनिया का स्टेबिलिटी फॉस्फाइन से ज्यादा क्यों है। Why NH3 is more stable than PH3? दोनों के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किए हुए, तो दोनों के स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ ही जाएगा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रीजन आपको पता चलेगा तो वही ट्रेंड हमको आगे लेके जाना है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में ट्रेंड पता चल जाएगा तो उसी ट्रेंड को, उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करेंगे कहां तक, बिस्मथ तक। तो एक इन दोनों के बीच का रीजन आपको पता चल जाएगा तो बाकी सब के बीच का भी रीजन आपको पता चल ही जाएगा। तो मैंने आपको बोला था वीडियो को पॉज करना है, सोच के देखना है। उम्मीद है कि आपने सोचा होगा। अब खुद को ही सोच लो, मतलब खुद को पूछ लो कि आपने सही में सोचा है कि नहीं सोचा है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर। अब देखो, इन सब में जो कॉमन बात है उसको पहले निकाल देते हैं, क्योंकि कॉमन बात से कुछ पता नहीं लगा सकते। तो हम जो कॉमन नहीं है उससे देखेंगे। हर किसी ने हाइड्रोजन के साथ 3-3 बॉन्ड बनाए हैं, ये कॉमन चीज है इनमें। अब हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, बाकी को देखते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबाइन एंड एंटीमनी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे फॉस्फोरस है। ठीक है, अब आप देखोगे तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है और फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। और बॉन्ड इजीली टूटेगा मतलब वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं था, और जब वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं समझा? फिर से रिपीट करता हूं। हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों को देखते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस का साइज बड़ा है,
फॉस्फोरस का साइज बड़ा रहेगा तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 101 है और यहाँ पे 1.42 है, लेकिन इसका यूनिट है पिकोमीटर और इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो इफ इस एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 142 पिकोमीटर। तो यहाँ पे फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इस बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, इसलिए मॉलिक्यूल भी ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना इजी रहेगा। तो इस बॉन्ड का स्टेबिलिटी, पीएस बॉन्ड का स्टेबिलिटी NH बॉन्ड से कम होने की वजह से NH3 इज मोर स्टेबल देन PH3। अब आप यही सीक्वेंस आगे लगा सकते हो। फॉस्फोरस और आर्सेनिक में से आर्सेनिक हैविंग लार्जर एटॉमिक साइज, that's why the bond length of arsenic hydrogen and phosphorus hydrogen, the bond length of arsenic hydrogen will be larger, and that's why that bond will be less stable compared to pH bond, and that's why the stability of ASH3 is less than PH3। इसी वजह से हम लोग आगे जाएंगे तो आपको SbH3 और BiH3 में भी आपको पता चलेगा। अब डायरेक्टली हम लोग इस नाइट्रोजन को बिस्मथ के साथ ही कंपेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन हैविंग वेरी स्मॉल साइज कंपेयर टू बिस्मथ, तो bismuth hydrogen bond length is very larger than NH bond. So NH bond is more stable than BH bond, and that's why the bond BH3 molecule is less stable than NH3 molecule। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये देखा कि ये किस प्रकार से ट्रेंड को क्या करेगा, शो करेगा और क्यों शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है बेसिक नेचर। अब ये बेसिक नेचर क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 15 के, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ये लोन पेयर आएगा s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इफ किसी के पास लोन पेयर होता है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, और जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बारे में सोचेगा उस टाइम पे वो अपना बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, the species which donates the lone pair of electron is called as Lewis base, and the species which accept the pair of electron is called as Lewis acid। मतलब ये यहाँ पे MH3 जो रहेंगे ये कौन सा नेचर शो करेंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। अब बात आती है, देखो हम दो मॉलिक्यूल के बीच के डिफरेंस को हम लोग एक बार समझ ले तो ट्रेंड बाकी में भी सेम है। क्यों ऐसा है, दैट अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3। वाई NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। वीडियो को पॉज करो, सोच के देखो, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, N और H यहाँ पे pH, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा साइज छोटा होने की वजह से कंपेयर टू फॉस्फोरस। और जब नाइट्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इधर ज्यादा शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुल करेगा कंपेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, बट नाइट्रोजन हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू स्मॉलर साइज। इसीलिए जब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा
ये फॉस्फोरस इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। इन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिचनेस इस फॉस्फोरस से ज्यादा रहेगा। हाँ, दोनों के पास भले ही लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन जो रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसीलिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपेयर टू फॉस्फोरस। और जितना इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा रहेगा उतना ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों में से NH3 और PH3 में से दोनों के पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर होने के बावजूद भी नाइट्रोजन जो रहेगा वो अपना उसका इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा है, और उसका इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होने की वजह से NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। उसी हिसाब से PH3 और AS में से PH और फॉस्फोरस और आर्सेनिक में से फॉस्फोरस का साइज छोटा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो इसी ट्रेंड को हम लोग यहां तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, बेसिक नेचर के बारे में। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 107.8। वही हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन में देखेंगे तो ये रहेगा 93.5 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है। इसका रीजन ऐसा है क्योंकि मैंने सेंटर में हम लेते हैं यहाँ पे एक एटम A। ठीक है, इस A एटम ने इधर B के साथ बॉन्ड बनाया है, इसके साथ B के साथ, और इधर एक बॉन्ड बनाया B के साथ। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, इधर बोलते हैं कि इसके पास लोन पेयर है कोई भी, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर है, कोई बात नहीं। दूसरे ग्रुप का एलिमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो A और B के बीच का जो बॉन्ड पेयर था वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी एग्जैक्टली दोनों के बीच में होना चाहिए। इफ हम ये कंसिडर करते हैं कि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, देन B क्या करेगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा, देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर लोन पेयर रिपल्शन है, इधर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। हाँ, सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। तो ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को, मतलब हमने यहाँ पे बॉन्ड पेयर ड्रॉ किया, ये ऐसे क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने ये बॉन्ड पेयर ड्रॉ किया। अब ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बॉन्ड एंगल कंसिडर किया। इफ ये बॉन्ड पेयर दूर जाता है, कब पॉसिबल है, जब B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। उस टाइम पे ये बॉन्ड पेयर यहाँ चले जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ चले जाएगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा। और जब बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होता है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो बॉन्ड एंगल इज डिपेंड्स अपॉन द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। If the repulsion between bond pair and bond pair increases, bond angle also increases. If repulsion between bond pair and bond pair decreases, bond angle also decreases. ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं कि A और B में से B having higher electronegativity than A, उस टाइम पे ये बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड पेयर इधर चले जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब पहले यहाँ पे था तो डिस्टेंस कम था, अब ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ गया, क्योंकि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। उस टाइम पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा।
मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने न्यू सेंटर कंसिडर किया, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, और टूवर्ड्स द सेंटर आता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा ही है, फॉस्फोरस का भी उतना ही है। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों को देखते हैं, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन पुल करेगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो सेंटर की तरफ आएगा, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। इसीलिए नाइट्रो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और BiH3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डायपोल मोमेंट। एक बार आपको बॉन्ड एंगल समझ में आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से भी हम डायपोल मोमेंट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुल करेगा, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होने के लिए दो बातें होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए या तो आयंस होने चाहिए। ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स है ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स आयनिक फॉर्म में नहीं है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि ये वाटर के साथ किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा अमोनिया, और इसीलिए अमोनिया का सोल्यूबिलिटी वाटर में ज्यादा रहेगा, और सबसे कम सोल्यूबिलिटी जो रहेगा वो किसका रहेगा? BiH3 का रहेगा। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब हम लोग डाउन द ग्रुप मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे वर्टिकल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो वो कोवेलेंट रहेगा, लेकिन जब ये हाइड्रोजन बिस्मथ के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवेलेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बिस्मथ जो होता है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है और नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, तो नॉन मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बेसिसिटी के बारे में और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है कि किस प्रकार से ये थर्मल स्टेबिलिटी को शो करेगा, साथ में ये किस प्रकार से बेसिसिटी को भी शो करेगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड ऐसा ही शो क्यों करता है, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ये ट्रेंड रीजन के साथ यहाँ पे समझ लिया तो आपको ये हेल्प करेगा नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब ये हम ग्रुप नंबर 15 देख रहे हैं, तो 16, 17 और ग्रुप नंबर 18 के बारे में जब पढ़ेंगे तब यही ट्रेंड आपको वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में देखा है रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 15 विथ हाइड्रोजन एटम। तो किस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बनाएगा, ये एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बनाएगा MH3 टाइप का, ये MH5 टाइप का मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। इसका रीजन भी हमने देखा, क्योंकि इनके पास जो 5 बॉन्ड बनाने के लिए जो d ऑर्बिटल होता है उसके साथ हाइड्रोजन का ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है।